नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 7th साइंस क्लास में। तो बच्चों, हम 16 लेसन पढ़ रहे थे जिसका नाम है जल एक बहुमूल्य संसाधन। बच्चों, इस लेसन के अंदर हमने जल के बारे में पढ़ा। जल हमारे लिए क्यों आवश्यक है, किस प्रकार से हमको जल को बचाना चाहिए, जल के प्रमुख स्रोतों के बारे में हमने पढ़ा, भूमजल के बारे में पढ़ा, जल के वितरण के बारे में पढ़ा, पृथ्वी पर कुल कितना जल उपलब्ध है इसके बारे में पढ़ा, अलवणीय जल कितना है, पीने योग्य जल कितना है, इसके बारे में भी हमने अध्ययन किया। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे कि भूमजल का अवक्षय किस प्रकार से हो रहा है, किस प्रकार से भूमजल जो है वो समाप्त होता जा रहा है, इसके क्या कारण हैं। उन सभी कारणों के बारे में ही आज हम आगे चर्चा करेंगे। तो चलते हैं बच्चों हम टेक्स्ट बुक की ओर। देखिए बच्चों, कल हम भूमजल के अवक्षय के बारे में पढ़ रहे थे कि भूमजल का स्तर क्यों कम होता जा रहा है, क्यों भूमजल की कमी होती जा रही है। तो इसके कारणों के बारे में कल हमने अध्ययन किया था थोड़ा बहुत कि इसका सबसे पहला कारण है जनसंख्या वृद्धि के कारण, और इसके साथ ही बढ़ते हुए उद्योगों के कारण, कृषि कार्यों के कारण, है ना। इन सभी कारणों के कारण ही जो है भूमजल का स्तर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो चलते हैं हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि जो है हमारे भूमजल के स्तर को कम करती जा रही है। तो देखते हैं, जनसंख्या बढ़ने से, देखो, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो भवनों का निर्माण अधिक होगा, दुकानों का निर्माण अधिक होगा, कार्यालय अधिक बनेंगे, सड़कों का निर्माण भी अधिक होगा, इन सभी की मांग बढ़ जाएगी। जब इन सभी की मांग बढ़ जाएगी तो इससे कृषि के लिए जो भूमि होगी, उद्यान होंगे, जो बगीचे होंगे, जो खेल के मैदान होंगे, है ना, जैसे खुले क्षेत्रों की कमी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हम क्या करेंगे कि खेतों को, बगीचों को, इनकी कटौती करके और हम वहाँ पर भवन बनाएंगे, दुकानें बनाएंगे, कार्यालय बनाएंगे, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि हो रही है, सभी को आवास तो चाहिए रहने के लिए, है ना। तो जब हम इसको बनाएंगे तो इसके कारण भूमि के अंदर वर्षा जल का जो है वो अवशोषण नहीं होगा। अवशोषण नहीं होगा। अवशोषण का मतलब क्या है कि वर्षा जल जो है भूमि के अंदर रिस कर अंदर नहीं जा पाएगा, है ना। और यदि खुले क्षेत्रों में इसी तरीके से कमी होती रही, जब खुले क्षेत्र जो होते हैं वहीं पर वर्षा का जल जो होता है रिस के अंदर जाता है ना। जब भवन बना देंगे, बिल्डिंग्स बना देंगे, तो वहाँ कैसे जाएगा भूमि के अंदर रिस कर पानी, जाएगा क्या? नहीं जा पाएगा। तो इससे क्या होगा कि पक्के फर्श से जल आसानी से अवशोषित नहीं होता है, रिस कर अंदर नहीं जाता है, जबकि घास के मैदान है, बगीचे हैं और नदी है, तालाब है, इनसे जो है पानी रिस कर भूमि के अंदर जाता है, वही भूमजल में परिवर्तित होता है। तो जब ये चीज़ें, बाग बगीचे, खेत खलिहान सब हट जाएंगे और वहाँ पर भवन बन जाएंगे, बिल्डिंग्स बन जाएंगे, मॉल बन जाएंगे, तो जल का जो है अंतःस्रवण रुक जाएगा, है ना। जल की, भूमि की जो जल को अवशोषित करने की क्षमता है वो कम हो जाएगी, और जिससे क्या होगा, भूमजल में कमी आएगी, है ना। इसके साथ ही क्या होगा कि जब भवनों का निर्माण अधिक मात्रा में होगा, दुकानें बनेगी, मॉल बनेंगे, तो इससे क्या होगा, इसके निर्माण कार्य के अंदर जल की भी आवश्यकता अधिक होगी, तो इससे भूमजल का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा होगा, तो इससे भी भूमजल की कमी आ जाएगी, है ना, भूमजल का स्तर निम्न हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार एक और तो हम अधिक भूमजल का उपयोग कर रहे हैं, और दूसरी ओर विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों के परिणाम स्वरूप हम भूमि में जल के अवस्रवण की दर भी कम कर रहे हैं, है ना। एक तरफ तो हम क्या कर रहे हैं, भूमजल का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं भवन आदि बनाने में, और दूसरी बात क्या होगा कि भवन आदि ये जब बन जाएंगे तो इससे भूमि की जो है जल अवशोषण की क्षमता भी कम हो जाएगी, तो भूमजल जो था उसका स्तर तो क्या होगा, निरंतर कम ही होता जाएगा। तो भूमजल स्तर जो है निरंतर अवक्षय, भूमजल स्तर का निरंतर अवक्षय होगा, और वास्तव में अनेक शहरों के कुछ भागों में भूमजल स्तर जो है चिंताजनक स्थिति के रूप में अभी बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि भूमजल का स्तर जो है धीरे धीरे कम ही होता जा रहा है, जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है। तो हमें अपनी जनसंख्या को नियंत्रित रखना चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि भूमजल का स्तर बना रहे, तो इसके लिए हमें सबसे पहले जनसंख्या पर नियंत्रण करना होगा। यदि हमारी जनसंख्या नियंत्रण में रहेगी, बैलेंस रहेगी, तो ऑटोमेटिक ही हमारे खुले स्थान ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पर जो जल का अवशोषण अच्छा होगा, और जिससे भूमजल की वापस पुनःपूर्ति हो जाएगी। अब देखिए बच्चों, दूसरा बड़ा कारण है कि बढ़ते हुए उद्योग। जल का उपयोग सभी उद्योगों के द्वारा किया जाता है, जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है वहाँ पर जल का उपयोग होता है ना। और हमारे उपयोग में आने वाले लगभग हर वस्तु के उत्पादन में कहीं ना कहीं जल की आवश्यकता होती है। हम कोई भी कार्य करेंगे, सफाई करेंगे तो पानी चाहिए, कपड़े धोएंगे तो पानी चाहिए, नहाएंगे तो पानी चाहिए, खाना बनाए तो पानी चाहिए। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हम बिना जल के करते हैं ना। और उद्योगों के अंदर, फैक्ट्रियों के अंदर भी जो है वो जल के बिना कोई कार्य नहीं होता, तथा उद्योगों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है।
जनसंख्या बढ़ेगी तो विभिन्न प्रकार की जनसंख्या जब बढ़ेगी तो लोगों की आवश्यकताएं बढ़ जाएगी, आवश्यकताएं बढ़ेगी तो फैक्ट्रीज बढ़ जाएगी, और फैक्ट्रीज बढ़ेगी, उद्योग बढ़ेंगे, तो इससे जल का उपयोग ज़्यादा होगा, जिससे कि इस जल को हम क्या करेंगे, हमको अतिरिक्त जल चाहिएगा तो हम भूमजल का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, तो भूमजल का स्तर निम्न हो जाएगा। समझ में आया? तो इस प्रकार से बढ़ते हुए उद्योग जो है ये भी हमारे भूमजल के स्तर को कम करने का सबसे बड़ा कारण है ना। अब देखिए बच्चों, कृषि कार्य। भारत में अधिकांश किसान जो है अपनी फसलों की सिंचाई के लिए वर्षा पर ही निर्भर रहते हैं और जैसे नहरों से सिंचाई के तंत्र जो है कुछ ही क्षेत्रों के अंदर उपलब्ध है, और इन तंत्रों में भी अनियमित वर्षा के कारण जल वापस पुनः पूर्ति नहीं हो पाती है ना। तो किसानों को सिंचाई के लिए भूमजल का ही उपयोग करना पड़ता है। तो जब भूमजल का उपयोग किसान ज़्यादा करेंगे और इधर जनसंख्या वृद्धि भी बढ़ती जा रही है ना, तो जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ रही है, अनाज की आवश्यकता भी बढ़ रही है, और भूमजल का किसान ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं तो भूमजल का स्तर तो कम ही होता जा रहा है ना। तो हम कह सकते हैं कि कृषि गतिविधियाँ जो है ये भी हमारे भूमजल के स्तर को कम करने में जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब देखिए बच्चों, जल का वितरण। अनेक कारणों से हमने देखा कि कौन कौन से कारक थे जो कि भूमजल के स्तर को कम करते जा रहे हैं, निम्न कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, भूमजल के स्तर का अवक्षय किन कारणों से होता है? तो हम कहेंगे जनसंख्या वृद्धि के कारण, बढ़ते हुए उद्योगों के कारण और कृषि गतिविधियों के कारण। अब पढ़ रहे हैं हम जल का वितरण। अनेक कारणों से विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले जल का वितरण बहुत ही असमान है। इसके बहुत से कारण हैं जिसके कारण विश्व के सभी क्षेत्रों में जल जो है समान रूप से उपलब्ध नहीं है। कुछ स्थानों पर अच्छी वर्षा होती है ना, वहाँ पर जल अच्छी मात्रा में उपलब्ध हो जाता है सभी लोगों को, और इसके विपरीत यदि हम देखें, कुछ स्थानों पर रेगिस्तान है जहाँ पर जो है वर्षा नहीं होती, तो वहाँ पर लोगों को जल नहीं मिलता। पीने का जल लेने के लिए भी कई किलोमीटर दूरी तक पैदल जाना पड़ता है ना। तो भारत बहुत ही विशाल देश है तथा जिसके सभी क्षेत्रों में एक समान रूप से वर्षा नहीं होती है। कुछ स्थानों पर बहुत अधिक वर्षा होती है जबकि अन्य स्थानों पर वर्षा बहुत कम होती है। तो अत्यधिक वर्षा से प्राय बाढ़ भी आ जाती है, जबकि वर्षा की कमी होने से सूखा भी पड़ जाता है। अब हमारे देश में एक ही समय पर कुछ क्षेत्रों के अंदर बाढ़ या कुछ में जो है सूखा हो सकता है ना। तो स्थितियां हम कह सकते हैं कि हमारे भारत के अंदर विभिन्न क्षेत्रों के अंदर अलग अलग जलवायु होने के कारण भी हम कह सकते हैं, और वर्षा की कमी और अधिकता के कारण भी जो है हमारे यहाँ पर जल का वितरण असमान रहता है। अब देखिए बच्चों, हम जल का प्रबंधन किस तरीके से करेंगे। जल का प्रबंधन किस प्रकार से हुआ है? देखो, अनेक स्थानों पर जल की नियमित आपूर्ति जो है एक सुनियोजित पाइप तंत्र के द्वारा ही होती है। सभी घरों के अंदर हम देखते हैं कि पानी जो है, जल जो है वो पाइप तंत्र के द्वारा ही आता है। जब नागरिक प्राधिकरण पाइपों के द्वारा जल की आपूर्ति करते हैं तो ये संभव है कि जल गंतव्य तक न पहुंच पाए, और आपने संभवतः जल की आपूर्ति पाइपों में रिसाव को भी देखा होगा। कई बार क्या होता है कि पाइपों से जल जो है वो रिस कर, पाइप जो होते हैं लीकेज हो जाते हैं कई जगह पर, तो पाइपों से पानी रिस कर जाता है, जिससे बड़ी मात्रा में जल जो है पाइपों से रिस कर बह जाता है। और ये नागरिक अधिकारियों का उत्तरदायित्व है कि बहुमूल्य जल को इस प्रकार से व्यर्थ होने से रोके, है ना। अब हमें जल का प्रबंध नहीं आता है, वो पाइपों के द्वारा ही आता है, लेकिन ये पाइप जो होते हैं ये इनके इन प्रकार कहीं न कहीं पर जो है लीकेज होते हैं, जिसके कारण पानी रिस करके जो है बहता रहता है, और प्रॉपर पानी जो है सही मात्रा में जो है सभी लोगों को जो है उपलब्ध नहीं होता समय पर, जिसके कारण कई प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। तो जितने भी नागरिक अधिकारी हैं उनका ये उत्तरदायित्व है कि वो बहुमूल्य जल को इस प्रकार से व्यर्थ होने से रोके, जहाँ भी पाइपों के लीकेज हो रहे हैं वहाँ पर वो ठीक करे, समय पर ध्यान दे, है ना, ताकि जल का समान रूप से सभी जगह वितरण हो सके और जल का प्रबंधन भी किया जा सके, जल को बचाया जा सके। कुप्रबंधन तथा बर्बादी व्यक्तिगत स्तरों पर भी हो सकती है। बिल्कुल सही है, हम व्यक्तिगत स्तर पर भी जो है जल की बर्बादी कर सकते हैं, जल को जो है ठीक ढंग से उपयोग नहीं कर सकते, अविवेकपूर्ण उपयोग कर सकते हैं जल का। जैसे हम जानबूझकर या अनजाने में कभी कभी ब्रश करते समय हम जो है दाढ़ी बनाते समय नल को खुला छोड़ देते हैं, है ना। जहाँ पर हमें एक बाल्टी से कपड़े धोने हैं वहाँ हम 4 बाल्टी पानी यूज़ करते हैं। जहाँ हमें गर्मियों में 1 बाल्टी से नहाना है वहाँ हम 4-4 बार नहाते हैं, है ना। 4-4 बाल्टियाँ पानी ढूंढते हैं, शावर से नहाते हैं, पानी की बर्बादी करते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जल का कुप्रबंधन और बर्बादी के लिए हम भी कई हद तक जिम्मेदार हैं।
तो हमें भी सोच समझकर जल का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना चाहिए और जल की बर्बादी को बचाना चाहिए, है ना। यदि हम चाहते हैं कि भविष्य में हमको जल प्रॉपर मात्रा में मिले और सभी लोगों तक जल पहुँचे, सभी लोग जो है जल का उपयोग कर सके, तो इसके लिए हमें जल को बचाना होगा। यदि हम जल नहीं बचाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाएगा। अब देखिए, हमने देखा है कि वर्षा के रूप में जो भी जल हमें प्राप्त होता है उसमें से अधिकांश तो ऐसे ही बह जाता है और ये बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन की बर्बादी हो रही है एक तरह से, है ना। तो वर्षा का जल का उपयोग हम भूमजल स्तर की पुनः पूर्ति के लिए कर सकते हैं, है ना, और जल संग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हम भूमजल स्तर की पुनः पूर्ति करके और वर्षा का जो जल है इसका उपयोग करेंगे और भूमजल स्तर की पुनः पूर्ति करेंगे और इस तरीके से हम जल का संग्रहण कर सकते हैं। इसको हम वर्षा जल संग्रहण भी कहते हैं। और अब देखो, हम हमारे आसपास ये मालूम करेंगे कि किसी इमारत में जल संग्रहण तंत्रों को लगाया गया है क्या। हमारे आसपास कोई बिल्डिंग्स है जहाँ पर हमने देखा है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है या वर्षा जल संग्रहण के टैंक बनाए हुए हैं क्या। बिल्कुल, हमारे विद्यालय के अंदर भी बने हुए हैं। विद्यावाड़ी में बड़े बड़े जो है टैंक बने हुए हैं अंडरग्राउंड, जहाँ पर वर्षा के जल का संग्रहण किया जाता है। तो हमारे आसपास भी ऐसी बिल्डिंग्स है और आजकल साउथ के अंदर ऐसे ही मकान बन रहे हैं जहाँ पर जो है अंडरग्राउंड वर्षा जल संग्रहण के लिए जो है टैंक बनाए जाते हैं। अब देखो बच्चों, इसके अलावा और भी हम वर्षा के जल का संग्रहण कर सकते हैं। जल का प्रबंधन करने के लिए ही हम आपको प्रोसेस बता रहे हैं ना। तो इसके अंदर बावड़ियों के अंदर जल को भर सकते हैं, भंडारण कर सकते हैं, है ना। और बावड़ी जो है जल संचित करने का बहुत ही पारंपरिक तरीका है। प्रश्न आता है कि जल संचित करने का पारंपरिक तरीका कौन सा है, तो बावड़ी, ठीक है। अभी समय के साथ हमने देखा है वर्तमान समय में बावड़ियों की कोई वैल्यू नहीं रही है। बावड़ियों का रख रखाव बंद हो गया है, उनकी मेंटेनेंस नहीं होती है, उनकी मरम्मत नहीं होती है ना। तो उनके अंदर पानी भी नहीं है, कचरा पड़ा रहता है, सूखी रहती है ना। तो हम कह सकते हैं और तो हमें ध्यान देना चाहिए, वापस बावड़ियों की मरम्मत करानी चाहिए, तालाबों की, बावड़ियों की, झीलों की, है ना, नहरों की, इनको वापस हमें व्यवस्थित करना चाहिए ताकि हम वर्षा के जल को जो है सेव करके रख सकें और भूमजल की पुनः पूर्ति कर सकें और हम अपने जल को बचा सकें, है ना। तो इस पर हमें पुनः विचार करना चाहिए, बावड़ियों को पुनः बनाया जाना चाहिए, बावड़ियों के पुनरुत्थान पर ध्यान देना चाहिए, है ना। और इस प्रकार से हम जल का प्रबंधन कर सकते हैं। साथ ही इसके साथ ही किसानों को भी अपने खेत में जल का उपयोग मितव्ययता से करना चाहिए, है ना। और किस तरीके से मितव्ययता से करेंगे कि प्राचीन जो तरीके हैं सिंचाई के, जैसे ढेकली के द्वारा, रहट के द्वारा, जड़स के द्वारा, इनके द्वारा सिंचाई न करके वर्तमान जो सिंचाई के तरीके जैसे बूंद बूंद सिंचाई है, ड्रिप तंत्र है और ये फव्वारा विधि है ना, छिड़काव तंत्र है, इसका उपयोग करके और वो जल की बचत कर सकते हैं, है ना, और जल को बचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे पानी भी कम खर्च होगा, समय भी बचेगा और इससे जो है पानी जो है जड़ों तक व्यवस्थित तरीके से पहुंच पाएगा, आवश्यकता अनुसार पहुंच पाएगा, है ना। तो व्यर्थ जल जो होगा वो बच जाएगा, है ना। ये देखिए बच्चों, खेतों में किसान जो है ड्रिप तंत्र लगा करके सिंचाई कर सकते हैं। ये देखिए एक मेन पाइप है, मेन पाइप से छोटे छोटे पाइप जुड़े हुए हैं और ये छोटे छोटे पाइप जो होते हैं, इन छोटे छोटे पाइप्स के आगे जो है ड्रिप्स लगी होती है और ड्रिप्स के द्वारा बूंद बूंद करके पानी जो है वो पौधों की जड़ों में जाता है और मिट्टी के द्वारा भी अवशोषित कर लिया जाता है, जड़ों के द्वारा भी अवशोषित कर लिया जाता है। इससे समय भी बचता है, श्रम भी बचता है और पानी की भी बचत होती है ना। तो किसानों को वर्तमान सिंचाई की पद्धतियों का उपयोग करना चाहिए, ड्रिप सिस्टम और छिड़काव तंत्र का उपयोग करना चाहिए और जल की बचत करनी चाहिए। तो इस तरीके से हम जल का प्रबंधन कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, हमारी क्या भूमिका है, हम क्या कर सकते हैं। क्या हम कभी भी अपने घर, विद्यालय या किसी अन्य स्थान पर नल से पानी बहता हुआ देखकर उसको बंद करते हैं क्या हमने ऐसा कभी किया है? नहीं किया है तो अब से करना है ना। क्योंकि रिसते हुए नालों से बहुत सारा जल जो होता है, जो नल बूंद बूंद करके टपकते रहते हैं या किसी पाइप लाइन में लीकेज होता है तो उससे जो पानी होता है वो व्यर्थ में बहता ही रहता है और उससे काफ़ी नुकसान होता है, काफ़ी हद तक पानी जो होता है वो बह जाता है और वेस्ट होता है। तो हमें उसे बचाना है और जहाँ पर भी हम लीकेज देखें, जहाँ पर भी नल में टपकता पानी देखें, तुरंत सूचना दें प्लम्बर को और ठीक कर पाएँ, है ना।
जल की बर्बादी को कम करने के लिए हम कई कदम उठा सकते हैं, अनेक कदम उठा सकते हैं। जैसे हम चलते क्या क्या हम कर सकते हैं ना। देखिए बच्चों, जल की बचत करने के लिए कुछ अच्छी आदतें हैं जो हमें अपने जीवन में अपनानी होगी। जैसे सबसे पहले जब हम उठते हैं तो ब्रश करते हैं, तो ब्रश करते समय हमें नल को लगातार खुला नहीं रखना है। जब तक हम अपने टीथ को ब्रश से घिसते हैं, साफ करते हैं, तब तक हमें नल को बंद कर देना है। जल की बचत होगी। यदि हमें फर्श की धुलाई करनी है तो हम धुलाई ना करके वहाँ पर पोछा ही लगा लें, पोछे से साफ कर लें, तो भी जल की बचत हम कर सकते हैं। इसके अलावा भी हम यदि सब्जियां धोते हैं, सब्जियां धोने के अंदर जो पानी यूज़ होता है उसको हम प्लांट्स में डाल सकते हैं, पानी की बचत हो जाएगी, है ना। और इस तरीके से हम जो है यदि कम पानी में हम कपड़े धो सकते हैं अच्छे से, तो हमें अधिक पानी व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। कपड़े धोते समय नल खुला रख के और नहीं बैठना चाहिए, है ना। और नहाते समय भी हमें जो है आवश्यकता अनुसार जल का ही उपयोग करना चाहिए, है ना। तो हम कह सकते हैं कि कुछ अच्छी आदतों को अपने जीवन में अपना करके हम जल की बचत कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए जल को सेव करके रख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, पौधों पर जल की कमी का क्या प्रभाव पड़ता है। देखो, गमले के पौधे जो होते हैं, इनको यदि हम कुछ दिनों तक पानी नहीं दें तो मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं, है ना। फर्स्ट लेसन में हमने पढ़ा था। अब पौधों को अपना भोजन तैयार करने के लिए, मिट्टी में से पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जल की तो आवश्यकता होती है। जल से ही तो सभी पोषक तत्व प्राप्त करते हैं पौधे, है ना। यदि हम कल्पना करें कि यदि पौधों को जल नहीं मिले तो क्या होगा? पौधे जो होंगे वो सूख जाएंगे, मुरझा जाएंगे, पृथ्वी पे से हरियाली लुप्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी और जीवन का अंत हो सकता है। क्योंकि पौधों के न रहने का परिणाम यह होगा कि पृथ्वी पर न ही पर्याप्त भोजन होगा, न ही ऑक्सीजन उपलब्ध होगी, न ही पर्याप्त वर्षा होगी और इससे संबद्ध अनेकों अन्य समस्याएं जो है वो उत्पन्न हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि मनुष्यों और जीव जंतुओं को तो जल की आवश्यकता है ही है, साथ साथ पौधों को भी जल की आवश्यकता होती है और पौधों में भी जल की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर पौधों को प्रॉपर मात्रा में जल नहीं मिला तो वो हमारे लिए अनाज कैसे उगाएंगे, है ना। सूख जाएंगे, मुरझा जाएंगे, तो हम भी भूखे रहेंगे, है ना। तो हमें पौधों का भी ध्यान रखना है ना। तो हम कह सकते हैं इस लेसन के अंदर हमने बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ी कि पृथ्वी पर कुल जल कितना है, इसमें लवणीय जल कितना है, अलवणीय कितना है, पीने योग्य कितना है, कितना जल जो है, और जल की अवस्थाएं कौन कौन सी है, ठोस, द्रव, गैस, भूमजल, जलभर, है ना, भूमजल स्तर। और इसके साथ साथ हमने जो है भूमजल स्तर का अवक्षय किस प्रकार से हो रहा है और इसकी अवक्षय के प्रमुख कारण कौन कौन से, इनके बारे में भी पढ़ा, है ना। फिर जल प्रबंधन हम किस प्रकार से कर सकते हैं, कौन कौन सी अच्छी आदतों को जीवन में अपना करके हम जल की बचत कर सकते हैं, है ना। और पौधों में भी जल की कमी से क्या क्या हो सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। लेसन बहुत ही अच्छा था। तो बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चंस इसके अंदर छोटे छोटे बनते हैं। तो आज हमारा लेसन यही कंप्लीट होगा। धन्यवाद बच्चों। जय श्री कृष्णा।